कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमने ऑलरेडी देखा, when two reactant molecules are going to combine with each other and the formation of a product is taking place. So here the calcium oxide combining with the water and formation of the calcium hydroxide is taking place. और ये इसको देख के आपको कैसा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो जो मैंने आपको बताया बराबर से वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ब्रेक करने आना चाहिए आपको, ताकि ऐसे आपको कंबाइनिंग समझ में आए कि किस तरह से कंबाइंस हो रहा है। So Ca2+ is combining with the OH- and now यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए, OH- हाइड्रोक्साइड आयन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एक और होना चाहिए, और फिर ये CaOH का Hall2 फॉर्मेशन। अगर हमने यहाँ पे लिखा कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula of marble का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो CaO+ CO2 का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर रिएक्शंस in which heat energy is released along with the formation of product are called as exothermic reactions। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका मतलब क्या, डेलेज का वैल्यू क्या आएगा, अभी हमने सीखा, बोलो बोलो बोलो, डेलेज का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। डेलेज का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेलेज का वैल्यू नेगेटिव, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट से या फिर कम होगी, ज्यादा होगी कम होगी, कम होगी नहीं ज्यादा होगी। रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा प्रोडक्ट से ज्यादा होगी जब भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करेंगे तो, या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करेंगे तो। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस and the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. Is it clear? So यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है जब नेचुरल गैस बर्न होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। डाइल्यूशन में फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, राइस, पोटैटोस एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होता है, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि एनर्जी जो है वो यूज होता है उसको ब्रेक करने के लिए। जैसे कि हम ऐसा देखते हैं CaCO3 मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, डी मतलब होता है क्या, लॉस होना। सो लॉस हो रहा है बेसिकली कंपोजिशन का, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोल सकते हैं कि CaCO3 इज ब्रेक डाउन इनटू CaO+ CO2। अब ये CaCO3 क्या है, इसका कॉम्बिनेशन हमको ब्रेक करना है। सो ब्रेक करना है तो हीट एनर्जी क्या होगा, लगेगा, मतलब अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ही यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ऐसा समझिए कि जब भी एक कांसेप्ट याद रखिए केमिस्ट्री का, जब भी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है ना, बॉन्ड्स का न्यू बॉन्ड्स का जब भी फॉर्मेशन होता है, सो हीट एनर्जी उस टाइम पे रिलीज होती है। इज इट क्लियर? बॉन्ड जब भी फॉर्मेशन होता है बॉन्ड्स का तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड ब्रेक होता है तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होता है। फंडा याद हो गया आपको, समझ में आना चाहिए। अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है न्यू बॉन्ड्स का, सो हीट एनर्जी जनरेट होता है, रिलीज होता है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में न्यू मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। इज इट क्लियर? सो इन दिस रिएक्शन आपको यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको दिखेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत टाइप का होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, इट मींस दैट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर ब्रेकिंग दिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यहाँ पे आपको एनोड कैथोड एंड ऑल दोस थिंग्स होता है, वहां पे एनोड और कैथोड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इस प्रोसेस का क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एनोड और कैथोड होता है, और बीच में सा डिप्ट होता है वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या फिर इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज है कि जब भी बेस इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो आयंस को क्या करेगा, आयंस को ब्रेक कर देगा सॉल्यूशन, ठीक है। सो आयंस में ब्रेक करेगा, सो एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐसा रहेंगे। सो नेगेटिव चार्जेस विल अट्रैक्टेड टुवर्ड द प्लस चार्ज एंड प्लस चार्जेस विल अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो उस तरीके से वो उसमें ब्रेकिंग होता है। बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर ब्रेकिंग द
इफ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अगर हम उसको टेम्परेचर ज्यादा देने के बाद अगर ब्रेक करेंगे देन इट इज कॉल्ड एज द थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। यू नो फोटो मींस होता है लाइट। सो विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट अगर हम ब्रेक कर रहे हैं या फिर इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, फोटॉन्स का सप्लाई कर रहे हैं और उसका ब्रेकिंग हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं क्या? फोटोलाइसिस या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां पे रिएक्शन देखिए, 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट will break down into 2Ag plus Cl2. 2AgCl in the presence of sunlight will break down into 2Ag plus Cl2. बराबर है? मैंने बार बार अभी आपको फिर से बताया था मैंने कि जो हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, F2Cl2Br2 सो आप 2Cl नहीं लिख सकते, you have to write Cl2. इज इट क्लियर? थोड़ा बेसिक जो है आपको बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है? मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम होगा तो, बट ऑलरेडी हमने इस तरह की बहुत सारी चीजें क्लासेस में की है, तो आपको पता होना चाहिए। 2AgCl will break down into 2Ag plus Cl2. अब एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल is breaking into two product. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से मैंने बताया कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट will be less than the number of reactant. But in the decomposition reaction, number of combination reactions में number of reactant should be greater than the number of product. But in the decomposition reaction, number of product will be greater than the number of reactant molecule. यहाँ पे reactant क्या है? एक ही है, but product कितना बन रहा है? दो बन रहा है। Combination reaction से इसको अगर मैं just उल्टा कर दूँ, हालांकि ये रिवर्स इसको नहीं कर सकते, बट अगर मान लीजिए मैंने लिखा C plus O2 will give CO2. Is it clear? अगर C plus O2 will give CO2, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? CO2 का फॉर्मेशन होगा। मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं? दो है, बट प्रोडक्ट कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है। सो नंबर ऑफ रिएक्टेंट अगर ज्यादा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद हो गया आपको? नंबर ऑफ रिएक्टेंट अगर ज्यादा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया? When an element displaces another element from its respective compounds of lower reactivity is said to be a displacement reaction. मतलब एक highly reactive element अगर एक less reactive element को displace करता है, जब एक highly reactive element एक less reactive element को उसके compound में से धक्का मार के बाहर निकालता है, तो हम उसको बोलते हैं कि कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Is it clear? Okay. अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट करने का रीजन क्या है? आप कैसे चेक करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, या फिर ये जो है इसको डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा? उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आता है, दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। मैं भी आपको देखा भी दूंगा, वो बराबर से आपको क्या करना है? याद करना है रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा तो आपका आसान होगा, क्योंकि पेपर में कभी-कभी इस तरह से भी क्वेश्चंस आएंगे कि ऑलरेडी अगर मान लीजिए हमने ऐसा लिखा कि सर ZnS+H2 या फिर हमने कुछ ऐसा इस तरह से कंपाउंड्स देखिए, एक लो रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पा रहा है क्या? तो आप हर एक रिएक्शन में सीधा डिस्प्लेसमेंट करेंगे नहीं, यू हैव टू चेक द रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग में कि नहीं ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है क्या। अगर वो है तो ही डिस्प्लेस करेगा, अगर नहीं है तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो कभी-कभी आप ट्रैप में भी फंस सकते हैं, इसलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना कंपलसरी है। ओके, हियर द chemical reaction is Zn plus H2S is giving H2 plus ZnS. Now the comparison with the H2. Zn in the reactivity series Zn जो है वो हायर आता है, हायर एक्टिविटी में आता है। सो हायर एक्टिविटी मतलब क्या है? उसकी रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है हाइड्रोजन से। इज इट क्लियर? सो हाइड्रोजन से ज्यादा है तो हाइड्रोजन क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। When a highly reactive element, listen, when a highly reactive element displaces a less reactive element from its molecular compound, then this reaction is called as the displacement reaction. Is it clear? आप बिल्कुल ऐसा याद रखें। हमने आयरन नेल लिया हुआ, आयरन नेल हमने लिया है, इसको डीप करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू कलर। आयरन नेल लिया हमने, इसको डीप किया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, एक वीक के लिए हमने छोड़ दिया, और आफ्टर वन वीक द ऑब्जर्वेशन विल बी, क्या होगा ऑब्जर्वेशन हमारा कि जो कॉपर मेटल जो है, यहां पे देखेंगे आप ऐसे कॉपर मेटल ऑन आयरन, मतलब जो कॉपर है डिपोजिटेड हो गया है। इज इट क्लियर? कॉपर जो होगा उसके ऊपर क्या होगा?
डिपोजिटेड हो गया है, मतलब बेसिकली FeSO4 प्लस क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है हमने CuSO4 प्लस Fe, इस रिएक्शन को लिखना तो कैसे लिखना पड़ेगा, CuSO4 प्लस Fe will give what will give FeSO4 प्लस Cu. Iron is more reactive than copper, so we can say that कि यहाँ पे ये फॉर्मेशन होगा. Is it clear? तो यहाँ पे आपको कलर देखेंगे, ग्रीन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन हो गया. क्या हो गया, ग्रीन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन क्या है, कलर क्या है, ब्लू. इसको क्या हो गया, ये क्या बन गया, आफ्टर रिएक्शन ग्रीन. सो आयरन बीइंग अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट with respect to copper, it is displacing copper from its copper sulfate solution, and the formation of the iron sulfate will take place and copper will deposited here, copper metal. Is it clear? Copper will deposited on iron. Is it clear? So basically तो आपको क्वेश्चन में कैसा पूछ सकते हैं कि जो कलर है वो थोड़ा आपको ध्यान से रखना चाहिए. रिएक्शन होने के बाद आपको कलर में चेंज हो रहा है, जो कि हमने पहले सीखा कि जब कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो चेंज इन कलर हो रहा है, क्या हो रहा है, then this is also chemical reaction. Is it clear? कुछ जैसे एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे Zn plus CuSO4 will give ZnSO4 plus Cu. Zn being a highly reactive element displaces copper from its copper sulfate solution and will form zinc sulfate plus copper. Is it clear? Aluminium react with the copper sulfate forming copper plus aluminium sulfate. It means that aluminium is more reactive than copper and it is displacing copper from its copper sulfate solution. Is it clear? Fe plus CuSO4 जो हमने अभी रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, Fe plus CuSO4 which is more reactive, Fe, then what will happen, it will displace किसको, कॉपर को, किसमें से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से. क्या बनेगा, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. समझा कि नहीं? अच्छा, इसको कैसे करेंगे, देखिए आप इसे CuSO4 को कैसे ब्रेक करेंगे, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस. Fe के ऊपर कौन सा चार्ज, 2 प्लस चार्ज. समझे क्या, बोलो बेटा, समझ में आया क्या? अरे देखो Fe2 प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट कैसे ब्रेक करेंगे, कॉपर के ऊपर कितना 2 प्लस, SO4 के ऊपर 2 माइनस, Fe के ऊपर 2 प्लस. आयरन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, हमने ऑलरेडी क्लासेस में सीख रखा है. आयरन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट दैट, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस. Fe2 प्लस इज कॉल्ड एज द फेरस, Fe3 प्लस इज कॉल्ड एज द फेरिक. फेरस एंड फेरिक. यहाँ पे क्या है, फेरस है, Fe2 प्लस. अब ये 2 प्लस किसके साथ जाएगा, प्लस वाला किसके साथ जाता है, माइनस के साथ. माइनस किसके ऊपर है, सल्फेट आयन के ऊपर, SO4 2 माइनस. सो Fe2 प्लस और SO4 2 माइनस मिलकर क्या बनेगा, FeSO4 एंड कॉपर विल बी. इज इट क्लियर? तो आप ब्रेकिंग करना भी थोड़ा सीख सकते हैं ऐसे. मैंने हर बार बोला पर्पस से केमिकल रिएक्शंस को चेक करना है. सो बेसिकली आपको ब्रेक करनी है, और ब्रेक करने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो हमने आपको थोड़ा सा बता के रखा है. Now Pb plus CuCl2, lead is more reactive, so basically PbCl2 plus copper का फॉर्मेशन होगा. तो ये कुछ ऐसे आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है दो बार. इज इट क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस का होना. सो एक्सचेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज टेकिंग प्लेस. तो एकदम कॉमन क्वेश्चन बनता है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किस में से होता है, कॉम्बिनेशन में, डिकम्पोजिशन में, डिस्प्लेसमेंट में, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे आप ऐसे एग्जांपल, AgNO3 plus NaCl will give AgCl plus NaNO3. मैंने फिर से बोला आपको ब्रेक करने आना चाहिए. नाइट्रेट आया 9 में पढ़ा था, क्या होता है, NO3 माइनस. सो Ag के ऊपर कौन सा चार्ज, सिल्वर, किस तरह का फॉर्मेशन, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा. NaCl ये तो सबको ही आता होगा, बोलो NaCl, Na प्लस और Cl माइनस. एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब दिस प्लस चार्ज विल गोस इनटू दिस नेगेटिव चार्ज, और ये प्लस चार्ज इस नेगेटिव के पास. सो Ag जो है वो किसके साथ, Cl के साथ है. सो AgCl का फॉर्मेशन NaNO3 के साथ है. सो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन. इज इट क्लियर? सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. AgNO3 जो है यहाँ पे ऐसे आप देखेंगे, AgNO3 K2CrO4 यहाँ पे ऐसे रिएक्शंस कर रहा है, और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है. प्रेसिपिटेट बेसिकली होता क्या है, प्रेसिपिटेट ये है कि जब भी कोई दो सब्सटेंस का रिएक्शन कराते हैं, जब भी दो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहे हैं, तो रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो अनडिसॉल्व्ड, अनरिएक्टेड हो जाता है, और वो अनरिएक्टेड और अनडिसॉल्व्ड पार्ट है वो आपके बीकर में धीरे धीरे सेटल डाउन होता है बराबर से. सो दैट अनडिसॉल्व्ड अनरिएक्टेड पार्ट इज कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेट.
इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। देन द फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में कितने टाइप के? रेडॉक्स कितने टाइप के? रेडॉक्स में बेसिकली दो टाइप के रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस? द प्रोसेस इन व्हिच ऑक्सीजन इज एडेड, और सेकंड डेफिनेशन, चार डेफिनेशंस है, मैंने ऑलरेडी क्लासेस में सिखा रखे आपको, ठीक है। और जब भी और भी आगे नेक्स्ट जब लेक्चर्स होंगे, सो हम लोग ऐसे डिटेल में जब भी क्लासरूम प्रोग्राम एंटर करेंगे तो हम ऐसे डिटेल में देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो मैं ये जो बार-बार आपको ब्रेक करने के बारे में बोल रहा हूं वो बिल्कुल आपको आनी चाहिए, और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने ऑलरेडी मैंने ये चीजें आपको सिखा के रखी। तो हम यहां पे फोकस करते हैं जो हमको दिया हुआ है हमारे पार्ट में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, द प्रोसेस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में चार डेफिनेशंस होंगी, दो डेफिनेशन जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तीन डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन है कि ऑक्सीजन इज एडेड, जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन प्रोसेस। देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एंड द फोर्थ डेफिनेशन इज increase in oxidation number is called as the oxidation process. तो basically four definitions है, इसको आप बहुत सारे टर्म्स में ऐसे बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो जो चार मेन मेथड है, पहला जो है वो क्या है, C+O2। अगर मैंने लिखा है ऐसे C+O2 CO2, सो कार्बन जो है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, इधर कार्बन इधर देखेंगे सिंगल था, बट इधर कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, सो ऑक्सीजन का एडिशन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर? रिडक्शन प्रोसेस इसका उल्टा लिख देंगे, CO2 will give C+O2। Is it clear? So यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ, इधर कार्बन का ऑक्सीजन का लॉस हो गया, प्रोडक्ट में देखेंगे कार्बन सिंगल है, so loss of oxygen is called as the reduction, gain of oxygen is called as the oxidation, while the loss of oxygen is called as the reduction, addition of hydrogen is called as the reduction, and loss of hydrogen is called as the oxidation। देखिए इधर अगर ऑक्सीजन ऐड होगा, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लॉस होगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। ये जो दो डेफिनेशंस है ये सबको ही आते होंगे, बहुत ही बेसिक से, और बहुत बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और सारी चीजें हमने ली हुई। जो थर्ड टाइप है वो है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। In terms of electrons, oxidation is defined as the loss of electron। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर गेन होगा तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर गेन होगा तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है, बराबर है ना? समझिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, Mg मैग्नीशियम विल गिव, क्या लिखूं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का मुझे लॉस कराना है, क्या लिखूं? अब फिर से मैं वही बोल रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग के जो 30 मिनट जो है हमने बिल्कुल आपको ये चीजों पे बताने पे फोकस किया कि आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है किस तरह से लूज होते हैं, या फिर किस एलिमेंट के किस एटम की कितनी औकात है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इज इट क्लियर? अगर वो आपको एक्चुअली में पता है तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, और फाउंडेशन इज वेरी गुड एक्चुअली। देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपको सही पता होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? Mg2+। Is it clear? Mg2+। Why Mg2+? मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया? मेरे दिमाग में क्यों आया और क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए क्योंकि मैं जैसे ही मैं बोलूंगा कि इसका इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कराते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या जाएगा कि लॉस कराते हैं, तो फिर कौन से ग्रुप का है? सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में? 2। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद चार्जेस कितने आएंगे? 2+। तो मैंने वही तो लिखा है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्या लिखूं? 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन? 2 का लॉस किया। एंड चार्ज कंजर्वेशन रूल, चार्ज शुड बी कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। चार्ज शुड बी कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। कैसे देखेंगे चार्ज कंजर्व कैसे है? देखिए लिखा मैंने, Mg will give Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम लूज कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन हो रहा है Mg2+। यहां पे चार्जेस कितने हैं इसके ऊपर? 0।
रिएक्टेंट साइड में चार्जेस कितना, टोटल चार्ज 0। सो अगर रिएक्टेंट साइड में टोटल चार्ज 0 है, सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन रूल, चार्ज कंजर्वेशन रूल, प्रोडक्ट साइड में भी चार्जेस कितने होने चाहिए, 0। सो इसके ऊपर 2 प्लस चार्जेस हैं, तो इसको नलिफाई करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। कर लो बात, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 माइनस और ये 2 प्लस विल कैंसिल ईच अदर एंड इस साइड में भी चार्जेस कितना आएंगे, 0। इज इट क्लियर? सो अब आप देखेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड में, अब जो मैं बोल रहा था कि जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का, वो डेफिनेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, अगर इसके पास चार्ज 0 है, सो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। यार भूल गए क्या, बोलो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 12। सो जितना उसके पास एटॉमिक मास उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12। सो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12। राइट हैंड साइड में देखेंगे मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12 माइनस 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है ये, तो कितने हुए, 10। 12 to 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ क्या, अरे बोलो यार, हाँ यार बोलो यार, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ क्या, हुआ ना, 12 से 10 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। सो 2 इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हुआ, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर, बोलो, सही है ना। मैं अगर इसको उल्टा लिख दूं, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन will give Mg। नाउ रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन, 10। प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन, 12। इधर 10 इलेक्ट्रॉन, इधर 12 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है क्या, ऑफ कोर्स हो रहा है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। So this is an example of oxidation reaction, and उसका just उल्टा करेंगे, then it will be example of reduction reaction. Loss of electron is taking place here, gain of electron is taking place. अब याद करने का, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई लोग ऐसा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन किधर लगाओ, या फिर अगर रिएक्शन लिखा हुआ आपको नहीं पता लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो आप भूल गए, तो सिंपल तरीका है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में दिखे, देख लो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन अगर प्रोडक्ट साइड में दिखे, देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट अगर आपको दाईं तरफ दिखे, प्रोडक्ट अगर आपको राइट हैंड साइड में दिखे, प्रोडक्ट अगर आपको एरो के बाद दिखे, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट अगर एरो के पहले दिखे, प्रोडक्ट अगर राइट हैंड साइड में दिखे, प्रोडक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड में दिखे, देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? सो ये 3 डेफिनेशन जो है वो आपको बिल्कुल ऐसे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, आपको जो पढ़ना है वो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एडिशन इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है ऑक्सीजन का, या फिर हाइड्रोजन का लॉस होता है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 3 डेफिनेशन ऑक्सीडेशन के। रिडक्शन के लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? सो आपको ये 3 डेफिनेशन जो है क्लियर होना चाहिए। रेडॉक्स के एग्जांपल्स हम देखेंगे। रेडॉक्स का एग्जांपल Na plus Cl2 will give 2NaCl। यहां पे सोडियम देखेंगे, सोडियम यहां पे देखेंगे 0 इसके ऊपर, बिल्कुल ऐसा न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। यहां पे सोडियम के ऊपर क्या है, प्लस चार्जेज है। प्लस चार्जेज होना का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां क्लोरीन के ऊपर क्या है, 0 चार्जेस है, बट यहां पे राइट हैंड साइड में क्लोरीन के ऊपर क्या है, माइनस चार्जेस, 2Na प्लस और Cl माइनस है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, गेन हुआ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। सो अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, रेडॉक्स रिएक्शन ना। 2Na plus O2 will give Na2O। यहां पे देखेंगे इसके ऊपर 0 चार्ज, बट राइट हैंड साइड में Na के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्जेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ ऑक्सीजन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। सो जब एक ही रिएक्शन में रेडॉक्स भी हो, जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो और रिडक्शन रिएक्शन हो, तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, सिमिलर ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल देखेंगे CH4 मीथेन जो है
वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है CO2 और H2O। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन, कार्बन यहाँ पे कार्बन किसके साथ बाइंड है, हाइड्रोजन के साथ, बट राइट हैंड साइड में कार्बन को चेक करेंगे, सो कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, मतलब या तो बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है और गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे O2 यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे O2 के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इज इट क्लियर? सो एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, देन इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन एंड रैंसिडिटी। रैंसिडिफिकेशन क्या होता है? रैंसिडिफिकेशन बेसिकली होता है जो फूड सब्सटेंस होते हैं उनका एसिडिटी, मतलब बोल सकते हैं ऐसा कि एसिडिक कैरेक्टर उनके अंदर या फिर ऑक्सीडेशन हो जाना फूड सब्सटेंस का। जब ऐसा फूड सब्सटेंस बहुत सारा टाइम तक रखेंगे सो उसके में क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो जो है वो बैड स्मेल आता है और बिल्कुल हेल्थ के लिए सही नहीं रहता, तो हम उसको बोलते हैं क्या कि वो रैंसिड फूड है। इज इट क्लियर? इसके लिए जो चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उनमें हम लोग कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस फीड करते हैं। इसलिए फीड करते हैं क्योंकि वो उनको ऑक्सीडेशन से हम बचा सके। अगर वो नाइट्रोजन, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएंगे तो फिर वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस फिल करके रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिर इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो जो ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है। When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acids etc. it is said to corrode and this process is called corrosion। जैसे आपके विंडोज जो होते हैं, जो आयरन का रहता है, उसको अगर हम लोग ऐसे उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर बोल सकते हैं कुछ एसिड्स वगैरह, मॉइस्चर वगैरह के प्रेजेंस में अगर वो आएगा तो वो कोरोड होता है। कोरोड होने की वजह से ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कोरोजन। उसका जो कलर है चेंज होगा और वो वीक होता है। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर थोड़े टाइम के बाद यूज करने के बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर का आता है एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। याद रखिए किस तरह की कोटिंग आती है। कॉपर के ऊपर किस तरह कोटिंग, ग्रीन कोटिंग, और सिल्वर के ऊपर किस तरह कोटिंग, ब्लैक कोटिंग आता है। Corrosion causes damage to car bodies, bridges, RNL, ships and to all objects। जैसे ब्रिजेस वगैरह होता है तो उसमें भी corrosions होते हैं, उसको हम लोग करते हैं क्या, उसको फिर चेक करना पड़ता है। आफ्टर सम टाइम ऐसा सर्वे वगैरह करते हैं और वो जो है उसमें चेक होता है कि ठीक है जो ब्रिजेस है, अब उसमें जो मेटल ब्लॉक्स होते हैं ब्रिजेस में वो बहुत ऐसे बड़े बड़े होते हैं और उसको चेक करना इतना आसान नहीं है, तो हम यूवी रेज यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट ऐसे रेडिएशंस भेजते हैं और फिर हमको पता चलता है कि ठीक है बीच में जो है वो कहीं पे भी ब्लॉक जो है वो खराब हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो होता है तो फिर उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए जो हमारे घरों में जो विंडो पैनल्स होते हैं अगर वो आयरन के हैं तो फिर वो भी कोरोड होते हैं, रस्टिंग होता है। रस्टिंग का फॉर्मूला होता है क्या, रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.2H2। कभी-कभी H2O भी लोग बोलते हैं, ठीक है। सो Fe2O3.2H2 वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। इज इट क्लियर? सो कोरोजन कॉजेस डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, RNLs, ships to all objects made up of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. When fats and vegetable oils are oxidized, they become rancid and their smell भी खराब आता है और उसका टेस्ट भी ऐसे वो इसलिए हेल्थ के लिए सही नहीं रहता। Usually substances prevent oxidant, they are called as antioxidants। जैसे नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन जो हम चिप्स पैकेट में यूज करते हैं, that is antioxidants are added to foods containing fats and oil. Keeping food in airtight containers helps to slow down oxidation. This prevents the food from becoming rancid and hence chips are flushed with nitrogen gas to prevent it from rancidity. So rancidity को prevent करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और corrosion को भी prevent करने के लिए हम क्या करते हैं, जो window panels होते हैं उसको continuously हम लोग ऐसा paint करते हैं अगर वो आयरन का बना हुआ है, ताकि वो rusting को prevent कर सके। और जो ऊपर coating वगैरह भी करते हैं, coating किसका करते हैं सर, जिंक का coating करते हैं, जिंक का coating करते हैं, that is called as a galvanization। गैल्वेनाइजेशन, अगर जिंक का कोटिंग करेंगे सो वो जो मेटल है वो बिल्कुल बचा रहता है और ऊपर में जो जिंक का लेयर है सिर्फ वही रिएक्ट करता है, तो हमारा जो एक्चुअल जो मेटल है जिसके ऊपर कोटिंग करता है वो मेटल जो है वो बचा रहता है। एल्युमिनियम का भी कोटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग एंड देयर आर 8 to 10 मेथड दैट वी विल डिस्कस इन आवर क्लासरूम प्रोग्राम। ओके, एक बार चैप्टर ऐसे समराइज करते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन।
और केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो कैसे चेक कर सकते हैं, उसका स्टेट चेंज होना चाहिए, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसमें हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन या फिर किसी भी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेंपरेचर में वेरिएशंस आते हैं कि नहीं आते। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेसिकली देयर आर 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। सो पहला हमने देखा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने ये देखा कि व्हेन 2 or more than 2 reactant molecules combine together to form a single product, then that reaction is combination reactions। क्या होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। एक्सोथर्मिक इन नेचर का मतलब बेसिकली हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। फिर हमने पढ़ा उस केस में डेल एच नेगेटिव किस केस में होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। फिर हमने पढ़ा उसके ग्राफ भी हमने देखे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बाद हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, देन दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय द फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल इक्वेशन और थर्मल इक्वेशन भी बोलते हैं उसको। इज इट क्लियर? देन हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखे। फिर हमने ये देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक इन नेचर मतलब हीट एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। उसके पहले मैंने आपको कांसेप्ट बताया था बराबर से, जब भी ऐसा बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। बॉन्ड ब्रेक होगा मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा मतलब एनर्जी रिलीज होगा, याद रखिए बराबर से। उसके बाद हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, देन दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप ऐसे हमने देखा बराबर से Cu plus FeSO4 will give Fe plus CuSO4 will give FeSO4 plus Cu। उस तरह के हमने आयरन नियंस और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उनका कलर देखा, कलर किस तरह से ऐसा चेंज हो रहा है, ब्लू टू ग्रीन कलर का चेंज का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो कॉपर है वो बिल्कुल डिपॉजिटेड हो रहा है मेटल के ऊपर। सो हमने उसके एग्जांपल्स देखे। मैंने उसको बोला कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद होना चाहिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चेक करना है कि एक्चुअली में डिस्प्लेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। Then double decomposition reaction, इसमें exchange of ions होते हैं, और this reaction is also called as the precipitation reaction, क्योंकि precipitate का formation होता है। precipitate क्या होता है, precipitate होता है कि जब भी दो reactions ऐसा combined होते हैं, जब exchange of ions होता है तो reactant molecules के कुछ ऐसा part होता है जो undissolved form में या फिर unreacted form में beaker के नीचे जाकर settle down होता है और वो dissolve नहीं रहता, then that is called as the precipitate। That's why this is also called as the precipitation reaction। फिर हमने redox देखा। redox reaction में हमने दो टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो एक छोटा सा पार्ट जो था वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऑलरेडी क्लासेस में कर ली है, बराबर से सारी चीजें की हुई है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड देन रिडक्शन पार्ट में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने इनके एग्जांपल्स देखे। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज द रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी भी सब्सटेंस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। जब किसी भी सब्सटेंस को वो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज कराना मतलब क्या, उसके इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना। उसके इलेक्ट्रॉन का लॉस कराने का मतलब क्या, आपको खुद को इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। सो इसको कैसे समझेंगे, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई है। ऑक्सीजन जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो मान लो एक मॉलिक्यूल है ए, उसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इज इट नहीं। अगर मान लो एक सब्सटेंस है ए, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर ए रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये दूसरों को क्या कर रहा है, क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को क्या करता है, रिड्यूस। सो जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों
रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को क्या करता है, रिडक्शन करता है, तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार फिर से समझाता हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझिए इस मीनिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग है कि वो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। दूसरों को ऑक्सीडाइज करना है तो खुद को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। मतलब हम बोल सकते हैं कि जिसका रिडक्शन होगा वो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट अगर दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप एक बार एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे और बिल्कुल ऐसा एकदम सारे जो कंसेप्ट हमने कवर कर लिए उसको वन बाय वन पढ़िए। एंड थैंक यू।